अब देखो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ट्रेंड फॉलो करते हैं और एक जो ट्रेंड बनाते हैं। लेकिन बॉलीवुड में ट्रेंड फॉलो करना मतलब मास बनाओ, कमर्शियल चलाओ, फ्रेंचाइज का टैग चिपकाओ और पैसे छापो। लेकिन अगर असली गेम चेंजर बनना है तो भैया रिस्क तो लेना पड़ेगा। ये वो बैटल फील्ड है जहाँ फिल्म मेकर्स का पसीना नहीं बल्कि कभी कभी खून तक बह जाता है। पूजा हेगड़े के ना होते हुए भी फिल्में फ्लॉप हो जाती है। लेकिन वहीं कुछ डेयरिंग फिल्म मेकर्स हैं जो ऐसी फिल्में बनाते हैं जो अपने टाइम के हिसाब से काफी आगे की होती है। जोनाथन स्विफ्ट ने भी कहा था कि विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स। वैसे ही इन डायरेक्टर्स का विजन ऑडियंस के लिए जॉन सीना बन गया। तो आज वैसे ही कुछ धमाकेदार अहेड ऑफ टाइम मूवीज की लिस्ट लेकर आया हूँ। नहीं, लव स्टोरी 2050 जैसा अहेड ऑफ टाइम नहीं, फिल्म जिसका ब्रिलियंस इस लेवल का था कि लोग फिल्में देख के शॉक हो गए थे। एक नॉन स्मोकर सुपरस्टार ने 99 सिगरेट पी ली थी उस मास्टरपीस फिल्म को बनाने में। वहीं एक फिल्म 71 मिलियन कमा के भी लॉस में रही और एक फिल्म तो भाई पूरे 8 घंटे की थी। और इन फिल्मों से रिलेटेड ऐसे ही काफी सारे अमेजिंग फैक्ट्स भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना वरना काफी कुछ मिस कर दोगे। तो स्क्रीन से बिल्कुल चिपक जाओ क्योंकि अब ये 12 अहेड ऑफ टाइम फिल्में तुम्हें एक ऐसे टाइम टेबल राइड पे ले जाने वाली है जो आपने बिल्कुल नहीं सोची होगी। जी नहीं, ये कोई स्नीकर की एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही है बल्कि एक ऐसी फिल्म है जिसे लोग अनुराग कश्यप की ओल्ड बॉय कहते हैं। कहानी है रुत नाम की एक इंडो ब्रिटिश लड़की की जो अपने बहन के सुसाइड के बाद इंडिया आती है अपने पापा को ढूंढने। ये कोई फीमेल एनिमल नहीं है बल्कि एक ऐसी फिल्म है जो काफी सारे सेंसिटिव टॉपिक्स को छूती है। इसकी टाइट स्क्रीन व्यूअर्स को डिस्कम्फर्ट करने में कामयाब रहती है। फिल्म फ्लॉप हुई क्योंकि अनुराग कश्यप जो है, अबे साले, ये फिल्म जानबूझकर सोसाइटी के टैबू टॉपिक्स को सिर्फ दिखाती नहीं बल्कि ऑडियंस को तड़ातड़ रियलिटी के 4-5 झापड़ लगाती, वो भी बिना इंटरवल के। हाँ, इस फिल्म में कोई इंटरवल नहीं होता। इस फिल्म में कॉमर्शियल एलिमेंट बिल्कुल ही मिसिंग होता है, रियलिज्म रहता है बस और काफी डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट्स के कारण इस फिल्म की नैया डूब जाती है और प्रोड्यूसर्स के पास सिर्फ फ्लॉप की टट्टी में डूबे येलो बूट्स रह जाते हैं। फिल्म की हीरोइन यानी कि कल्की कोचर ने इस फिल्म को को राइट भी किया होता है। मणि रत्नम की पॉलिटिकल ट्रायोलॉजी और टेररिज्म ट्रायोलॉजी की फाइनल इंस्टॉलमेंट दिल से। इससे पहले इस ट्रायोलॉजी में रोजा और बॉम्बे जैसी फिल्में भी शामिल और ये तीनों फिल्में इंडियन पॉलिटिक्स के बैकड्रॉप में ह्यूमन रिलेशनशिप एक्सप्लोर करती है। दिल से की कहानी थी अमर नाम के नौजवान की जो कि ओपेनहाइमर मेगा यानी कि सुसाइड बॉम्बर से कर बैठता है। फिर ये कहानी एक टॉक्सिक पैन को काफी ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करती है और इस फिल्म का गाना छैया छैया सिर्फ हमारे उस बचपन के 10 रुपए वाले फोन तक सीमित नहीं रहता बल्कि हॉलीवुड फिल्म द इनसाइड मैन में भी इसे यूज किया जाता है। अनलाइक अ टिपिकल लव स्टोरी फिल्म, ये फिल्म डार्क, इंटेंस एंड ट्रेजिक लव स्टोरी को दिखाती है और ह्यूमन इमोशंस की ऐसी खिचड़ी लाती है जिसे पचा पाना सबके बस की बात नहीं होती। आधे लोगों को तो ढंग से ये फिल्म समझ ही नहीं आती। इवन क्रिटिक्स भी उस टाइम पे इस तरह के अनकन्वेंशनल फिल्म बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। शाहरुख खान और मनीषा कोइराला ने अपने अपने कैरेक्टर्स के साथ बिल्कुल जस्टिस किया होता है और अपनी रॉ एंड इंटेंस परफॉर्मेंस दी होती है। यह फिल्म भले ही अपने यहाँ फ्लॉप हो लेकिन ओवरसीज में इसका दबदबा रहता है। यूनाइटेड किंगडम के टॉप 10 बॉक्स ऑफिस चार्ट्स में ये फिल्म एंट्री लेती है। फिल्म के फ्लॉप होने का सबसे पहला रीजन बताया जाता है इसकी एंडिंग, जहाँ दोनों लीड सुसाइड बॉम्बिंग में मारे जाते हैं, जिससे ऑडियंस बिल्कुल ही निराश होती है क्योंकि उन्हें हैप्पी एंडिंग देखने को जो नहीं मिलती। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सैड एंडिंग का इम्पैक्ट ज्यादा पावरफुल होता है। देखो, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि इम्तियाज अली की फिल्मों को कोई थिएटर में देखता नहीं लेकिन बाद में उन्हें फिल्मों को कल्ट क्लासिक बताया जाता है। लेकिन जब भी सोसाइटी के नॉर्म्स और फालतू के कंडीशंस को चैलेंज करने की बात आती है तो हमें तारे जमी पर, पिंक, 3 इडियट्स, जय भीम, पैडमैन, दंगल जैसी फिल्में याद आती है। बट तमाशा के साथ कुछ ऐसा होता है कि लोग इसे एक टिपिकल लव स्टोरी फिल्म समझ के जाते हैं, लाइक रणवीर की ही ये जवानी है दीवानी। जबकि तमाशा एक टिपिकल लव स्टोरी ना होके मेन स्ट्रीम से हट के हमें एक बिल्कुल ही नई कहानी दिखाती है। मतलब लोग कैसे अक्सर अपनी असली आइडेंटिटी, अपने असली पैशन को भूल के सोसाइटी के प्रेशर में सबको खुश रखने के लिए खुद अपने गले में ऐसा फंदा फंसा लेते हैं जिससे वो निकल नहीं पाते, ना ही उसे पहन के रह पाते। तमाशा कहानी है तुम्हारी, हाँ तुम्हारी मेरी, हम सबकी बायोपिक है ये फिल्म। मतलब कैसे पेरेंट्स के प्रेशर में आकर हम अपने सपनों को सेक्रीफाइस करके वो जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं जो जीने के लिए इस वर्ल्ड ने हमें फोर्स किया है। तभी बंदा इस मैट्रिक्स से बाहर निकलकर अपनी लाइफ जीने लगता है जब एक लड़की उसे अपनी रियल इमेज दिखाती है और उसके पैशन को सपोर्ट करती है। और यही रीजन है कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है। इस फिल्म में हद से ज्यादा इमोशनल डेप्थ थी जिसे डेफिनेटली एक टाइम पे तुम कनेक्ट तो कर लेते हो लेकिन उस वक्त ऑडियंस नहीं कर पाई क्योंकि रणवीर दीपिका की जोड़ी से पब्लिक एक मास मसाला सिनेमा एक्सपेक्ट कर रही होती और इसीलिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तमाशा नहीं कर पाती। रणवीर कपूर को बॉम्बे वेलवेट के दिन याद आने लगे। ये फिल्म इस लिस्ट की सबसे यूनिक फिल्म में से एक है। मानो कि एक फिल्म दूसरे डायमेंशन में लेके चली जाती क्योंकि फिल्म का प्लॉट ही ऐसा होता है। सोचो कि तुम्हारे पास एक सुपर पावर है कि तुम किसी भी फोटो को देख के उसके अतीत के समय में जा सकते हो और वहां जाके नजारा लाइव ले सकते हो। ठीक वैसे ही सुपर पावर अक्षय कुमार के पास होती है इस फिल्म में और अपनी इस एबिलिटी के जरिए वो अपने पिताजी के हत्यारे का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। तभी फिल्म में शॉकिंग ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने लगते हैं और इसकी एंडिंग देख के तो आप पूरी तरह
से हिल जाओगे, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी फ्लॉप साबित होती है क्योंकि ये फिल्म अपने टाइम के हिसाब से बहुत आगे की फिल्म होती है। फिल्म में कोई मास एलिमेंट नहीं होता, ना ही कॉमर्शियलिज्म होता है, सिर्फ इसमें एक बोहेमिया गाना होता है, आई गॉट द पिक्चर। फिल्म के गाने भी जबरदस्त होते हैं, तो ये एक मस्ट वॉच फिल्म है, अभी के अभी जाकर के देख लें। अब अपने बॉलीवुड में काफी सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें पाकिस्तान प्रेम दिखाया जाता है। मैं हूं ना, एक था टाइगर, और भी काफी सारे हैं, नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। लेकिन अनुराग कश्यप जैसा डायरेक्टर इन्हें खुल के रेल देता है, रॉ और रियल फिल्में बना के। ब्लैक फ्राइडे की कहानी 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट पे आधारित होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन और कन्फेशन के अराउंड घूमती है। वेल, आपको ये तो पता ही होगा कश्यप एक प्योर पागल इंसान है, वो ऐसी फिल्में बनाते हैं और ये फिल्म भी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड होती है, हुसैन जैदी की बुक ब्लैक फ्राइडे से इंस्पायर्ड होती है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस फिल्म में कश्यप ने सारे कैरेक्टर्स के नाम भी फिल्म में रियल वाले यूज किए होते। और मुझे लगता है कि जब भी आप इस फिल्म को देखते हो ना, तो डॉक्यूमेंट्री वाली फील ज्यादा आती है। वही सेकी कैमरास, क्लोजअप, रियलिस्टिक लाइटिंग, चीजों को बिल्कुल रॉ तरीके से दिखाना। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही हो, लेकिन ये एक वेल मेड सिनेमैटिक जेम होती है। मैं इसे अनुराग कश्यप के करियर के बेस्ट फिल्म भी कहूंगा और इसमें अपने ब्रिगेडियर प्रताप और के मेनन की लाजवाब एक्टिंग देखने को मिलती है। अभी अगर ऑपरेशन सिंदूर पर अनुराग कश्यप और के मेनन फिल्म बनाए तो काफी बढ़िया बन सकता है। अपनी अगली फिल्म की बात करें तो ये फिल्म भले ही आज एक कल्ट क्लासिक है, लेकिन जब ये रिलीज हुई थी तो बॉक्स ऑफिस पे काफी बड़ी फ्लॉप हुई, क्योंकि अंदाज अपना अपना का क्लैश अक्षय कुमार की सुहाग से हुआ और तब सुहाग इस फिल्म को बुरी तरह से रौंद के चली गई थी। लेकिन खुद अक्षय कुमार अंदाज अपना अपना को अपनी 90s की फेवरेट फिल्म बताते हैं। अंदाज अपना अपना के फ्लॉप होने का रीजन था बॉलीवुड के एक्शन रोमांस का ट्रेंड। उसके बीच में एक ऐसे स्लैपस्टिक कॉमेडी फिल्म आती है जो उस वक्त कोई नहीं देखता था, और मैं कहूंगा कि मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी जैसी कॉमेडी फिल्म भी इसी कारण से फ्लॉप हुई। इसके अलावा ये फिल्म बनकर भी 4 साल तक रिलीज नहीं हो पा रही थी और सलमान आमिर इसका प्रमोशन भी ठीक से नहीं कर पा रहे बिकॉज वो बाकी प्रोजेक्ट्स में बिजी थे। तो पूरा प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस फिल्म का कलेक्शन मैयत के छान जितना निकला। और फिलहाल ये फिल्म री रिलीज हुई है, लेकिन री रिलीज के कलेक्शन भी रिलीज से भी कम आ गए। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? तो आप कह सकते हो कि यही फिल्म कहीं ना कहीं हेरा फेरी और बाकी दूसरी कॉमेडी फिल्मों के फाउंडेशन भी। नेक्स्ट फिल्म लक्ष्य की बात करें तो ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे आज जेनजी और मिलेनियल्स इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। एक ऐसा लड़का जो अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज है कि आगे जाकर क्या करे, जो कि आज भी आधे से ज्यादा यूथ कंफ्यूज होते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, लेकिन वो आगे जाकर फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेता है और खुद की लाइफ का पर्पस भी साबित करके दिखाता है। ये फिल्म उस वक्त नहीं चली, लेकिन आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी को आपके टेलीविजन पे दस्तक देते रहते। और ये कोई ऑर्डिनरी वॉर ड्रामा फिल्म नहीं होती, बल्कि फिल्म की स्टोरी टेलिंग, इसकी थीम और इसके डायलॉग्स, खासकर वो डायलॉग, मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, पर मुझे ये जरूर पता है कि मुझे क्या नहीं करना है, आज भी कानों में वैसे ही गूंजता है। और कंधों से मिलते हैं कंधे तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है ही। और आज भी जब मैं सुबह सुबह जिम जाता हूँ तो एक बार म्यूजिक सिस्टम पे लक्ष्य का एंथम सॉन्ग, जिसे शंकर महादेवन ने गाया, एक बार जरूर सुनता हूँ। सच में भाई जुनून सा आ जाता है। ये गाना और किस किस का फेवरेट है कमेंट में बताना। और इस फिल्म के गाने ही इस फिल्म के गले की हड्डी भी बन जाती है, क्योंकि ये फिल्म ठीक से ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाती और राइट ऑडियंस इस फिल्म को नहीं मिल पाती। फिल्म में वो मास कमर्शियल एलिमेंट नहीं होता जो 90s की मूवीज की यूएसपी हुआ करती। बाद में जाके एज यूजुअल ये फिल्म भी कल्ट क्लासिक बन जाती है। अपनी अगली फिल्म जो है ना, ये 2 फोटोग्राफर जो एक्सीडेंटली एक मर्डर का फोटो खींच लेते हैं, फिर इसके बाद कैसे उसमें बिल्डर, जर्नलिस्ट सब इन्वॉल्व होते हैं, कैसे सोसाइटी की हिपोक्रेसी दुनिया को सामने लाता है। बड़े ह्यूमर वे में चीजों को शो किया गया है। फिल्म में अनुपम खेर भी होते हैं, लेकिन उनका पूरा रोल काट दिया जाता है। फिल्म के ओरिजिनल कट पूरे 8 घंटे के होते हैं, जहाँ फिल्म पूरे 8 घंटे की फिल्म होती है, लेकिन अपने डार्क ह्यूमर और ट्रेजिक एंडिंग के कारण ये फिल्म चल नहीं पाती। और ये फिल्म सिर्फ 4 थिएटर तक रिलीज की गई होती है। टिकट्स खुद इसके मेकर्स को ही खरीदने पड़ते हैं। फिल्म का फोकस करप्शन एक्सपोज करने पे था, ना कि फील गुड नैरेटिव पे, इसलिए इसकी अपील कम हो गई। लेकिन इस फिल्म को काफी अहेड ऑफ टाइम माना जाता है अपनी ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट और राइटिंग के कारण। अब मानो क्या हो अगर आप स्मोक करते हैं और आपकी जिंदगी नरक में बदल जाए। सिर्फ एक सिगरेट कैसे एक आदमी को अपनी सोल से अलग कर देता है। कुछ ऐसी ही कहानियां अनुराग कश्यप के नो स्मोकिंग की, जो कि क्रिस्टोफर नोलन के टेनेट से भी ज्यादा उलझी हुई। आज तक किसी को भी नो स्मोकिंग ठीक से समझ ही नहीं आई, क्योंकि इस फिल्म में इतने ज्यादा लेयर्स होते हैं जितना साला प्याज और बंद गोभी में भी नहीं होता। कबीर सिंह भी अगर इस रिहेबिलिटेशन में आता तो एक दिन में सुधर जाता। इसी फिल्म के लिए जॉन अब्राहम एक दिन में 99 सिगरेट्स तक फूंक देते। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से पिट चुकी होती है। रीजन यही कि काफी लोग इस फिल्म को आज तक समझ ही नहीं। अब आती है शाहरुख खान के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म स्वदेश, और ये शाहरुख की बॉक्स ऑफिस की बिगेस्ट फ्लॉप में से भी एक मानी जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक सक्सेसफुल एनआरआई इंडिया वापस आता है और अपने रूट से वापस कनेक्ट करता है। फिर वो वही करता है जो महेश बाबू अपनी हर फिल्म में करते हैं, गाँव की समस्या का समाधान। लगान के बाद आशुतोष गोवारिकर से सबको काफी उम्मीदें थी और उन पे वो खड़े भी उतरे और उन्होंने स्वदेश जैसी फिल्म बनाई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे खड़ी नहीं उतर पाई। और इसका ये भी रीजन था कि एसआर के तब एक बिग कॉमर्शियल सुपरस्टार बन गए। मैं हूं ना, वीर जरा जैसी फिल्में इनकी बॉक्स ऑफिस धमाल मचा रही, इसीलिए लोग इनको स्वदेश जैसे रियलिस्टिक और ग्राउंडेड कैरेक्टर में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। और मैं कहूंगा कि आज लोग एक रियलिस्टिक और रूटेड सिनेमा देखना चाहते हैं। पहले लोग सिनेमा का सीधा सा मतलब एंटरटेनमेंट से समझते थे, वही लव, रोमांस, कॉमेडी, एक्शन एक्सेट्रा। लेकिन वक्त के साथ साथ स्वदेश को आज एक
कल्ट क्लासिक का स्टेटस मिल चुका है। और शायद आज अगर ये फिल्म रिलीज होती ना तो 12 फेल लापता लेडीज की तरह कॉमर्शियली सक्सेसफुल भी हो जाए। कागज के फूल एक डायरेक्टर की कहानी थी जो अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा होता है। इसी बीच उसे एक लड़की मिलती है जिसमें एक बड़ी स्टार बनने का पोटेंशियल होता है। जैसे जैसे उसकी मदद करता है उसके बीच एक खूबसूरत सी प्रेम कहानी जन्म लेती है, लेकिन उनका रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री में गॉसिप और कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाता है। ये फिल्म गुरुदत्त साहब की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती है। पर्सनल स्ट्रगल, लोनलीनेस, मैरिज प्रॉब्लम्स उन्हीं को शो करती है और यही फिल्म के फ्लॉप होने का रीजन भी माना जाता है। तब ऑडियंस इसे समझ ही नहीं पाती। और इस फिल्म के ऊपर भी एक फिल्म बनी थी हाल ही में, चुप। उसमें भी दुलकर सलमान का कैरेक्टर अपनी लाइफ पे फिल्म बनाता है, लेकिन वो भी नहीं चलती और उसको भी क्रिटिक्स बुरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कागज के फूल को किया गया। और देखा जाए तो डायरेक्टर और बनी फिल्में आज तक कभी चली नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कीचड़ से सने एक्टर को भी निर्मा में धोकर स्क्रीन पे दिखा दिया जाए तो वो फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाती। समझ रहे हो? तो अब आती है इंडियन सिनेमा की सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली फिल्म राज कपूर साहब की मेरा नाम जोकर, जो कि पूरे 4 घंटे 8 मिनट की फिल्म होती है। इसमें हम देखते हैं कि राजू नाम के जोकर की लाइफ के 3 चैप्टर्स शो किए जाते हैं, जहाँ वो अलग अलग महिलाओं से मिलता है। रणवीर कपूर की बचना है सीनो भी इसी से इंस्पायर्ड। दोनों फिल्मों में एक आदमी की ही लाइफ से अलग अलग टाइम पर अलग अलग रिलेशनशिप में क्या असर पड़ता है काफी बारीकी से दिखाया गया। मेरा नाम जोकर बनाने लगभग 6 साल का टाइम लगा था राज कपूर को, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 6 करोड़ भी नहीं कमा पाई और इंडियन बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से पिटी थी। अपनी एक्सपेरिमेंटल प्लॉट एंड ड्यूरेशन के लिए इस फिल्म के काफी नेगेटिविटी भी हुई और इसके बाद राज कपूर साहब पे भी भारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ पड़ी। लेकिन बाद में उन्होंने मेरा नाम जोकर को सोवियत यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट करके 15 लाख में बेच दिया। जब ये फिल्म 3 पार्ट्स में रिलीज हुई और पूरे 73.1 मिलियन टिकट सोल्ड किए, यानी आज के टाइम पे सीधा 1000 करोड़ कमा देने वाली सोवियत यूनियन की अकेली फिल्म थी। लेकिन इसका 1% भी राज कपूर साहब को मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 15 लाख में इसके राइट्स बेच दिए थे। यानी इतनी बड़ी ओवरसीज ब्लॉकबस्टर के बाद भी उन्हें नुकसान हो गया। इसके बाद ये फिल्म आगे जाकर कल्ट क्लासिक जब बनी तब लोगों को रियलाइज हुआ कि ये तो मिसअंडरस्टूड मास्टरपीस थी। हाँ, लेकिन अपना नुकसान रिकवर करने के लिए राज कपूर ने 1973 में बॉबी जैसी एक बोल्ड फिल्म बनाई और इस फिल्म ने उस टाइम पे 31 करोड़ का कलेक्शन किया। मतलब आज के टाइम पर 800 से 1000 करोड़ मान के चलो। जो लोग कहते हैं ना कि बॉलीवुड अच्छा कंटेंट नहीं बनाता, उनसे मेरा यही सवाल है कि ये सारी फिल्में रिलीज के वक्त अब कहाँ थे। लेकिन इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आपका कोई सजेशन, कोई इंप्रूवमेंट या भाई टॉपिक के आइडियाज कम पड़ रहे हैं तो कोई अच्छा सा टॉपिक हो तो सजेस्ट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।